लास्ट क्लास में हमने किया था नर्न्स्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, राइट? एनी डाउट इन दैट टॉपिक? किसी का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? उसकी एक असाइनमेंट अभी मैं शेयर कर दूंगी, शायद मैंने कर दी है। वो असाइनमेंट अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो उसे सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस दैट असाइनमेंट। ओके, अब हमने स्टार्ट किया था टॉपिक कमर्शियल सेल्स, और हमने कमर्शियल सेल्स को ही अभी शुरू करना था। तो आपका अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेटा, फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। When we say commercial cells के टॉपिक को हम 3 पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं। We have 3 parts. One category is primary cells. एक हमारे पास होते हैं प्राइमरी सेल्स। सेकेंड नेम है सेकेंडरी सेल्स। तो प्राइमरी सेल्स, then we have secondary cells, and the third is going to be the category of fuel cell. जब हम कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फ्यूल सेल्स, तो बेटे प्राइमरी सेल्स में हम लोग ये कह सकते हैं, इन केस ऑफ प्राइमरी सेल्स वी कैन से दीज आर नॉन रिचार्जेबल बैटरीज। ये बैटरीज रिचार्ज नहीं हो सकती, इसलिए यूज एंड थ्रो टाइप होती है। अगर आपने एक बार यूज कर लिया और खत्म हो गई बैटरी तो आपको फेंकनी पड़ती है। तो नॉन रिचार्जेबल, यूज एंड थ्रो टाइप। आपके पास प्राइमरी सेल्स के अगर हम कहेंगे एग्जाम्पल्स, तो आपके पास 2 एग्जाम्पल्स हैं। वन इज योर ड्राई सेल। तो आप कहते हो ड्राई सेल क्या है? इट इज अ प्राइमरी सेल। एंड सेकेंड इन योर सिलेबस इज बटन सेल, और बटन सेल भी क्या है? अ प्राइमरी सेल। बटन सेल इज ऑल्सो नेम्ड एज मर्क्यूरी सेल। सेकेंडरी सेल्स आपके पास होते हैं रिचार्जेबल बैटरीज, यानी इनको रिचार्ज किया जा सकता है। दीज आर रिचार्जेबल बैटरीज। इन बैटरीज को आप रिचार्ज कर सकते हो, इसलिए यूज एंड थ्रो टाइप नहीं होती। और सेकेंडरी सेल्स में आपके पास 2 एग्जांपल्स आपके सिलेबस में है। वन इज योर लेड स्टोरेज बैटरीज, जो आपके पास कार बैटरीज है या इन्वर्टर की बैटरीज है, दोस्त लेड स्टोरेज बैटरीज। और नेक्स्ट आपके पास है लेड स्टोरेज के बाद देयर इज निकल कैडमियम सेल। तो आप कह सकते हो ये हमारे सिलेबस में 2 हैं, अदरवाइज देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल्स आल्सो। फ्यूल सेल्स में आप कह सकते हो दीज सेल्स, आप कहोगे इन दीज सेल्स फ्यूल is burned to give us product and electrical energy. अगर हम किसी फ्यूल को जला के जो एनर्जी प्रोड्यूस करें वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, तो हम कहेंगे दैट इज नेम्ड एज फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल का मतलब है, अब आपके पास आप किसी फ्यूल को बर्न करोगे, ऑक्सीजन के साथ आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगा और साथ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एग्जाम्पल्स आपके सिलेबस में है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। वी कैन हैव मीथेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इट कैन बी एसिटिलीन या इथेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो ऑल दीज आर फ्यूल सेल्स। तो फ्यूल सेल्स में आप क्या यूज करते हो? यू आर गोइंग टू यूज फ्यूल एंड इट इज गोइंग टू बी बर्न्ड एंड वी गेट एनर्जी आउट ऑफ इट, व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
तो ये हमारे पास था 4 आपकी कैटेगरी से, आप कह सकते हो कमर्शियल सेल्स में हमें ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। अब हमें 1 बाय 1 इन सेल्स को कवर अप करना है। तो विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक फ्यूल सेल्स। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ्यूल सेल। हाँ जी मनवीर, बोलो बेटे। ओके बेटे। Hubari, got it? This meeting is being recorded. अब बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक फ्यूल सेल्स। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है फ्यूल सेल्स। जब हम कहते हैं फ्यूल सेल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो हमारा प्रिंसिपल ये है कि कंबस्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। जो कंबस्शन रिएक्शन है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है एंड इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोड्यूसिंग हीट। हर बार जब भी कंबशन होती है तो आप कहते हो प्रोड्यूसिंग हीट एनर्जी ओवर देयर। अगर हम हीट एनर्जी को करंट में कन्वर्ट कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो आप कहोगे हीट एनर्जी can be converted to electrical energy by channelizing the transfer of electron through a wire। दोबारा देख लो, हम कह रहे हैं कंबशन एक रिडॉक्स रिएक्शन है जो कि बिल्कुल स्पॉन्टेनियस है। इट इज गोइंग टू बी अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अगर ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है तो इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, तो हम कहते हैं इसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वो कहते हैं हीट एनर्जी को क्या हम करंट में यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करना पड़ेगा या चैनलाइज करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हम उस इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसको एक वायर के थ्रू ले जाएंगे। तो आप कहोगे जब हम ऐसा करेंगे तो इसका मतलब आप करंट बना पाओगे। तो आपने अगर कभी कंबस्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई तो हम कहते हैं फ्यूल प्लस ऑक्सीजन वी गेट सम प्रोडक्ट्स। जो भी बनते हैं वो तो बनेंगे प्लस हमने क्या बनानी है अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नेचुरली इस रिएक्शन में एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वी गेट वाटर प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। In the same manner, it can be methane plus oxygen. We get formation of carbon dioxide plus 2H2O. It means methane plus 2O2 we get CO2 plus 2H2O. और साथ में क्या बन जाएगा,
you will get electrical energy. तो ये आपके पास बन गया फ्यूल सेल. फ्यूल सेल में अब इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होगा और ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा. तभी आप कह रहे हो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है. अब हमें ये समझना है कि इसकी वर्किंग कैसे होगी. हाउ वी कैन डू दैट. जो हम सोच रहे हैं वो हम करेंगे कैसे. तो पहले एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल सेल. और फिर वो आपसे पूछते हैं कि नेम अ गैस अदर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन व्हिच कैन बी यूज्ड इन फ्यूल सेल. तो आप वहां पे कौन सी गैसेस यूज कर सकते हो. तो आंसर होगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन. ये सारी गैसेस फ्यूल सेल में यूज की जा सकती हैं. आपको रिएक्शन का लिखना है, जस्ट इनको बैलेंस करना है और यहां लिख देना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो अदर देन हाइड्रोजन क्या यूज कर सकते हैं. हमने कहा मीथेन, इथेन कुछ भी यूज किया जा सकता है. तो ये हमारे पास हो गया प्रिंसिपल एंड द फर्स्ट क्वेश्चन. अब हमारे पास है वर्किंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूल सेल, डिजाइनिंग ऑफ फ्यूल सेल. यहां तक नोट कर लिया. Yes, ma'am. Okay. अब हमारे सिलेबस में है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल. बेटा जब हम कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, एट एनोड hydrogen gas is oxidized. At cathode, oxygen gas is reduced. तो आपके पास एनोड पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे ऑक्सीजन रिड्यूस होगा. बेसिक मीडियम यानी रिएक्शन को कंडक्ट करने के लिए बेसिक मीडियम इज प्रोवाइडेड बाय KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. यानी जो भी रिएक्शन आप करने वाले हो वो बेसिक मीडियम में होगा. मेरे सेल का डिजाइनिंग कुछ ऐसा है. हम एक कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर में 2 रॉड्स है. और ये जो कंटेनर है ये सेंटर से एक ओपनिंग के साथ है. एक तरफ से आपने इनलेट रखी हुई है ऑक्सीजन गैस की और दूसरी तरफ से हाइड्रोजन गैस. तो फ्यूल सेल का जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है. एक कंटेनर जिसके अंदर 2 रॉड्स हैं. ये जो रॉड है दिस इज रॉड नंबर 1 लेट अस सपोज, और एक ये मेटल रॉड है. यहां पे हमने एक वायर कनेक्ट कर रखी है और अगेन दिस वायर इज देयर. हम कहेंगे हाइड्रोजन गैस इधर से अंदर जा रही है, ऑक्सीजन गैस इज गोइंग इनसाइड फ्रॉम द अनदर साइड. तो लेफ्ट पे आपने हाइड्रोजन डाल दिया, O2 फ्रॉम द राइट. बीच में आपने इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है, हियर वी हैव KOH. यहां पे आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है. ये जो रॉड है दीज आर मेड अप ऑफ कैटलिस्ट, कैटालिटिक रॉड्स. ये दोनों ही रॉड्स कैटलिस्ट की बनी हुई है. और ये इस प्रोसेस में हाइड्रोजन वाला एंड नेगेटिव बनेगा और ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल. तो आप होंगे हाइड्रोजन एक तरफ से आ रही है विच इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीजन दूसरी तरफ से आएगा विच इज रिड्यूस्ड. दोनों रॉड्स
रॉड्स को हमने वायर के साथ कनेक्ट किया है। अब हाइड्रोजन वाली रॉड से इलेक्ट्रॉन चलेंगे और ऑक्सीजन वाली रॉड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब यहां पे प्रोसेस क्या हुआ, हम कहेंगे एट एनोड हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हुआ with the loss of 2 electrons, और at cathode ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट हुआ with the gain of 2 electrons। अब नेचुरल में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो तो आप कह रहे हो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। अब इन दोनों रिएक्शन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा इन बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बेटा, इस तरफ 2 नेगेटिव चार्जेस है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे, तो आप कहोगे यहां पे हम लिख देंगे 2OH नेगेटिव। हाइड्रोजन्स वहां 4 हो गए, यहां पे 2 है, तो आप यहां कर दोगे 2 वाटर, ये बैलेंस हो गया। आप कहोगे एनोड पे हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड टू वाटर विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बेसिक मीडियम। यहां पे आपके पास 2OH नेगेटिव आपको डालना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है उस तरफ, 2 नेगेटिव 2OH नेगेटिव, हाइड्रोजन 2 + 2 4, तो यहां पे आपको डालना पड़ेगा 2 वाटर। चेक करो बैलेंस हो गया, डन। अब जब आपने दोनों को बैलेंस कर लिया तो हम कहेंगे दोनों को जरा ऐड करते हैं, ऐड एनोड हाफ एंड कैथोड हाफ। तो ओवरऑल रिएक्शन इज, बताओगे क्या आएगा, लिखो जरा ओवरऑल रिएक्शन, दोनों को ऐड करके बताओ क्या आंसर बनेगा। करो जरा ऐड, इलेक्ट्रॉन दोनों में 2-2 है, जैसे ऐड द 2 हाफ रिएक्शंस, व्हाट विल बी द फाइनल आंसर। H2 + half O2 gives H2। यस, बिल्कुल ठीक। आपकी ओवरऑल रिएक्शन बन रही है H2 + half O2 gives water। तो वी कैन से जब हमने दोनों को ऐड किया तो आपको मिला H2 + half O2 gives water। अब इस पूरे प्रोसेस में यानी इस रिएक्शन में, फिर इस रिएक्शन में और फिर इस फाइनल आंसर में आपको ये समझ आया कि अल्टीमेटली प्रोडक्ट तो वाटर है, राइट। अब इलेक्ट्रॉन यहां से चले और इधर से घूम फिर के यहां वापस आ जाएंगे तो करंट तो बन गया ना। यानी यहां पे अगर आप वोल्ट मीटर लगाते हैं, पोटेंशियोमीटर, तो आपको यहां पे एक पोटेंशियल क्रिएट होता नजर आता। तो आपको कहा गया है कि वाकई जब हमने हाइड्रोजन को इस तरह से रिएक्ट करवाया तो कैटलिस्ट के सरफेस पे, यानी हाइड्रोजन यहां से अंदर गया, इस सरफेस के ऊपर वो किस में कन्वर्ट हुआ, वाटर में, और पानी यहां चला गया। ऐसे ऑक्सीजन यहां से अंदर गया, इस मेटल के सरफेस पे आया, ऑक्सीजन गैस का पानी बन गया, पानी अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स यहां से एब्सॉर्ब हुए। इन दिस वे द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। अब इस पूरे सेल में हमें कुछ अचीवमेंट्स नजर आए, यानी हम ये कह सकते हैं कि हमने ऐसा सेल बना कैसे लिया और क्यों बनाया है। तो वी हैव सम अचीवमेंट्स विद अस, यानी इस सेल के कुछ बहुत फायदे नजर आ रहे थे। अब जब हम फायदों की बात करते हैं तो हम कहेंगे कौन से बेनिफिट हमें नजर आ रहे थे। तो नंबर 1 इज देयर इज नो पॉल्यूशन। देखो जरा, क्या कुछ पॉल्यूशन जैसा कुछ दिख रहा है? डू यू थिंक सो?
आपने क्या किया, हाइड्रोजन को बर्न किया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर बना। तो हमें कहीं कोई पॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा, साफ दिख रहा था कि वहां पे पानी एक प्रोडक्ट है और वाटर इज नॉट कॉजिंग एनी पॉल्यूशन। ठीक है जी। तो जो पानी के वेपर्स बन रहे हैं यानी पानी बना, तो आप कहोगे एक तो इसका अचीवमेंट नंबर 1 हो गया, नो पॉल्यूशन। नंबर 2, हाईली एफिशिएंट। हाईली एफिशिएंट, इस सेल में एनर्जी बहुत ज्यादा एफिशिएंटली यूज की जा सकती है। इसकी जो एफिशिएंसी लेवल है वो नियर टू 70% है। आपको पता होगा कि थर्मल पावर प्लांट की भी एफिशिएंसी 40% के आसपास आती है। तो आपसे कहते हैं अगर आपने फ्यूल सेल ड्रॉ कर लिया, डिजाइन कर लिया था, तो इस फ्यूल सेल की जो एफिशिएंसी है वो नियरली 70% आ रही थी, एक्सपेरिमेंटल एफिशिएंसी। कैलकुलेटेड तो 85% के आसपास है। तो आपको ये एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, यानी एनर्जी वेस्टेज बहुत ही कम हो रही है। राइट, तो ये 2 इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स थी जिसकी वजह से हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल डिजाइन कर लिया था। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल designed because of these 2 important achievements, and these are the 2 reactions and this is the overall reaction. यहां तक बताओ बेटे, any doubt in this part? क्लियर है? अब क्वेश्चन arises, अगर इतनी ही अचीवमेंट्स हैं तो फिर हम हर जगह ये सेल क्यों नहीं यूज कर लेते? क्यों हम अपने मोबाइल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल नहीं डाल लेते? क्यों हम अपने घर में इलेक्ट्रिक जो वॉच है, जो वॉल क्लॉक है, उसमें ये सेल डाल, इन्वर्टर की बैटरी में यही सेल लगा लेते हैं, कार में ये सेल लगा लेते हैं? तो हम ऐसा नहीं कर पा रहे थे। तो नेचुरल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की कुछ लिमिटेशंस थी। तो आपसे कहते हैं जरा ध्यान से देखो, लिमिटेशंस भी तो हैं। हर चीज की अगर अचीवमेंट्स होती हैं तो उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। तो अचीवमेंट्स और लिमिटेशंस साइड बाय साइड चलती हैं। देयर इज नथिंग नोन एज ओनली अचीवमेंट्स। ऐसा कभी नहीं होता। जब भी आप कुछ पाओगे साथ साथ में कुछ खोना भी पड़ता है। तो कहते हैं लिमिटेशंस चेक करो। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट लिमिटेशन हमें नजर आ रही है, दैट इज hydrogen is gas, oxygen is gas, KOH is liquid और catalyst is solid। तो तीनों स्टेट्स एक साथ, all the 3 states to be used simultaneously। तीनों स्टेट्स एक साथ यूज करनी पड़ रही हैं। अब इसमें बुरा क्या है, मुश्किल क्या है बेटा? हर स्टेट की अपनी कंडीशंस है। फॉर गैसेस क्या सुटेबल है? आप कहते हो फॉर गैसेस लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर। ठीक है, तभी उनको स्टोर कर सकते हैं। फॉर लिक्विड्स ऑप्टिमम टेम्परेचर कंडीशंस, क्योंकि आपको पता है मान लो आपने लिक्विड को 0 डिग्री या माइनस पे टेम्परेचर रखा तो वो जम जाएगा। फॉर सॉलिड्स, सॉलिड्स के लिए फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रेशर। तो अब सबकी अपनी अपनी कंडीशंस हैं, इनको मेंटेन कैसे करोगे? यानी किसी को कम टेम्परेचर चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए और रहना एक ही घर में और इधर एक ही रूम में। ये तो बहुत मुश्किल काम हो गया ना। एक ही रूम में किसी को ऐसे -16, किसी को 16 डिग्री टेम्परेचर चाहिए रूम का और किसी को उस टेम्परेचर पे ठंड लग रही है और किसी को लग रहा है कि नहीं बहुत ही गर्मी और कम कर दो। तो यू कांट मैनेज इट शो।
अभी तो हम सिर्फ इंसानों की बात कर रहे हैं, उनको तो फिर भी समझाया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, इनको तो कंट्रोल भी नहीं कर सकते, ये तो अपनी मर्जी से ही चलते हैं। तो ये हमारी हो गई पहली लिमिटेशन। नाउ सेकेंड लिमिटेशन। सेकेंड लिमिटेशन है हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल, वो जलना चाहता है, एकदम से आग लग जाती है। और ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, यानी वो आग लगाना चाहता है, और आपने इन दोनों को एक साथ रखना है। यानी एक जलना चाहता है, दूसरा जलाना चाहता है, और दोनों एक साथ हैं। तो वन इज कंबस्टिबल, अनदर इज सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, बट स्टेइंग टुगेदर, और है भी एक साथ। नेचुरल एंड डिफिकल्ट टू हैंडल, बहुत ही मुश्किल काम। फिर देख थर्ड, कैटलिस्ट जो आप यूज कर रहे हो, कैटलिस्ट यूज्ड is platinum, gold, silver oxide, cobalt, तो आपको भी इन सबको कैटलिस्ट में डालना पड़ा, तो ये बहुत ही कॉस्टली पड़ रहा था, यानी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। नंबर 4, KOH जो है हाईली कोरोसिव है, यानी बहुत ही कोरोसिव, इतना ज्यादा कि वो जो कंटेनर है वो बड़ी जल्दी गल सड़ जाएगा। हाईली कोरोसिव बाय नेचर, दैट कंटेनर इज गोइंग टू कोरोड वेरी फास्ट। नेक्स्ट, अब आपके पास है हाइड्रोजन कंबस्टिबल, सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, ये सारे पॉइंट्स भी हमारे पास आ गए। और KOH बहुत ही कोरोसिव है, इसलिए आपका जो कंटेनर है वो खराब हो रहा था। अब नेचुरल है, सबसे बड़ी बात थी नॉन पोर्टेबल। दिल ध्यान से देखो, इस सेल को उठा के ले जाना इतना आसान नहीं है। एक तरफ आप क्या लगाओगे, ऑक्सीजन का सिलेंडर, एक तरफ हमें लगाना पड़ेगा हाइड्रोजन का सिलेंडर। अब आप सोच सकते हो, 2 सिलेंडर्स, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, और फिर उसके बाद साथ साथ में वो कंटेनर भी, तो क्या ये आसान है? मुश्किल हो जाएगा ना। तो हम इन सेल्स को पोर्टेबल नहीं बना पा रहे थे, या अभी भी हम इन सेल्स को क्यों यूज नहीं कर पाते, क्योंकि ये पोर्टेबल नहीं है। आप इनको एक जगह से दूसरी जगह आराम से नहीं ले जा सकते। तो ये सारी लिमिटेशंस थी जिस वजह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल उतनी अच्छी तरह से यूज नहीं किए जा सकते जितना हमने इनको अच्छा समझा था। नो डाउट वो बहुत अच्छे सेल्स हैं, लेकिन उनको यूज करने की एक कीमत है, एक कॉस्ट फैक्टर है। तो बहुत ही महंगे पड़ते हैं, पोर्टेबल नहीं है, गैसेस को हैंडल करना मुश्किल है, लीकेज हो गया तो एकदम से आग लग जाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इन सेल्स के साथ थी। बट दीज सेल्स वर यूज्ड इन स्पेस प्रोग्राम्स। हम इनको यूज कहां करते हैं, तो आपने पहली बार हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल यूज्ड इन स्पेसक्राफ्ट्स, क्योंकि एक स्पेस क्राफ्ट ऐसी जगह है जहां पे हमें इन प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है, महंगा होना कोई मायने नहीं रखता, ठीक है, होगा कॉस्टली तो कोई बात नहीं है, और वहां पे कोई इंसान नहीं घूम रहे साथ साथ में जिनके कंबस्शन का या कुछ छेड़खानी की चांसेस है। तो इंटेलिजेंट लोगों के बीच में सेल यूज हो रहा है, तीनों स्टेट्स हैंडल की जा सकती है, कॉस्ट फैक्टर निगलेक्ट हो सकता है, पोर्टेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमने एक बार फिक्स कर दिया तो स्पेस क्राफ्ट में फिक्स हो गया, दैट्स ऑल। फर्स्ट जो स्पेस प्रोग्राम जिसमें से यूज किया गया था तो वो है अपोलो स्पेस प्रोग्राम। तो
इन अपोलो स्पेस मून फ्लाइट थी ये, अपोलो स्पेस प्रोग्राम। तो आपको कहते हैं कि सबसे पहले हमने अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इस सेल को यूज किया था। इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम इट वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो स्पेस प्रोग्राम्स के अलावा हमें अभी तक कोई सक्सेस नहीं मिला इन सेल्स को कहीं पर भी यूज करने का, राइट। तो ये हमारा पहला सेल, पहला कमर्शियल सेल कवर अप हो गया। बेटे आजकल इंजीनियर्स इस बात पे काम कर रहे हैं कि काश हम इन सेल्स को अपनी गाड़ियों में या अपने व्हीकल्स में यूज कर पाए, सो दैट अगर हम इनको यूज करेंगे तो पोल्यूशन की प्रॉब्लम काफी हद तक खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम वहीं पे कि गाड़ियों में हमने खुद इंसानों नहीं बैठना है और नेचुरल है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि हमारे चारों तरफ लोग समझदार से नहीं है। पता चला उसके पास बैठ के सिगरेट पीना शुरू कर दिया और धड़ाम, काम खत्म। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? फ्यूल सेल्स का टॉपिक क्लियर है? एक बार देख लो अच्छी तरह से। तो वी आर फिनिश्ड विद वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फ्यूल सेल। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज सेकेंडरी सेल्स। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी सेल्स। नोट कर लिया सबने? Yes, ma'am. सेकेंडरी सेल्स यानी हमें ये समझ आता है रिचार्जेबल। यानी इनको रिचार्ज किया जा सकता है। जब हम किसी सेल को रिचार्ज की बात करते हैं, इसका मतलब हुआ उस सेल में redox reaction used is reversible। यहां हम एक रिवर्सिबल redox reaction यूज करेंगे, यानी जो फॉरवर्ड भी जा सकती हो और बैकवर्ड भी आ सकती हो। तो अगर आपके पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो फॉरवर्ड जाना पॉसिबल है, तो बैकवर्ड आना भी पॉसिबल है, तो फिर आप कहोगे हम उसे रिचार्ज कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल में पहला आपके पास सेल है दैट इज लेड स्टोरेज बैटरीज। फर्स्ट वी हैव इज लेड स्टोरेज बैटरीज। When we say lead storage batteries, तो lead storage batteries का मतलब है वो बैटरीज या वो सेल्स जिनमें आपके पास लेड यूज हो रहा है। इनमें बेटा आपके पास एनोड जो है वो बनती है लेड रॉड से। कैथोड इज मेड अप ऑफ PbO2। तो आप कहोगे एट एनोड लेड इज ऑक्सीडाइज्ड, एट कैथोड PbO2 इज रिड्यूस्ड। इलेक्ट्रोलाइट जो आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इलेक्ट्रोलाइट के तो कोई प्रोसेस हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज सल्फ्यूरिक एसिड। यानी आपका जो मीडियम हो गया यहां पर दैट इज गोइंग टू बी एसिडिक। जो इसकी कंसंट्रेशन हम यूज करते हैं वो 38% सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड हियर इज 38%, राइट। अब इस सेल में अगर मैं इसकी डिजाइनिंग की बात करूं तो वो आपके पास एक कंटेनर लेंगे। ये आपने एक लेड की रॉड रखी, दिस इज लेड रॉड,
और उसके साथ एक और रॉड लगाएंगे जो कि ऐसे नेटवर्क सा है, आप कह सकते हैं जाली सी है। उस जाली के अंदर PbO2 भरा हुआ है। Here we have PbO2 पाउडर। PbO2 पाउडर होता है, रॉड नहीं होती उसकी। तो उसको एक PbO2 इन अ नेट ऑफ लेड, तो लेड की ही नेट सी बनी हुई है, जाली सी है, उसके अंदर PbO2 भर दिया। फिर से एक और लेड की रॉड लगा देते हैं एंड अगेन वी हैव सेम नेट और इसके अंदर फिर से PbO2। आप ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ऐसे बहुत सारे पेयर लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 2 पेयर की बैटरी बनाई, तो आप चाहो तो यहाँ पे 10 पेयर की बैटरी बना सकते हो, 20 पेयर की बना सकते हो। वो डिपेंड करता है कि बैटरी का साइज कितना चाहिए और आपको करंट कितना चाहिए। तो जितना ज्यादा करंट प्रोडक्शन चाहिए उतनी बड़ी बैटरी यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा घरों में इन्वर्टर के साथ छोटी सी बैटरी भी आती है, बड़ी बैटरी भी आती है। तो बैटरी का साइज इन प्लेट्स के नंबर पे डिपेंड करता है। मोर इज द नंबर ऑफ लेड प्लेट्स, ये पेयर ऑफ लेड प्लेट्स, मोर लार्जर विद द साइज ऑफ बैटरी। अब क्या करेंगे, इस लेड वाली सारी प्लेट्स को एक साथ कनेक्ट कर देंगे और PbO2 वाली जो प्लेट्स हैं उनको एक साथ कनेक्ट करेंगे। यानी आप कह सकते हो कि लेड वाली प्लेट्स को हमने एक साथ कनेक्ट कर दिया है और PbO2 वाली प्लेट्स को एक साथ। और यहाँ पे हमने सेंटर में यानी इन प्लेट्स के अंदर यहाँ पे इसको यहाँ बाहर से बंद कर देते हैं और इसके अंदर हम भर देंगे सल्फ्यूरिक एसिड, 38% सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज हाउ बैटरी इज डिजाइंड। दिस इज लेड स्टोरेज बैटरी। तो अब हमारे पास क्या था, हमारे पास जो पॉइंट आ रहा था वो ये कि PbO2 जो था और Pb दोनों एक साथ हमने यूज कर लिए सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। अब क्या होगा, वहां पे जो चेंज हुआ दैट इज एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ, तो आपके पास बनेगा Pb gives Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे क्या हुआ, लेड 4 पॉजिटिव, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, वी गेट लेड 2 पॉजिटिव। यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये एनोड हाफ है, ये हमारे पास कैथोड हाफ है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन, यानी आपके पास Pb प्लस Pb4 पॉजिटिव is converted to 2Pb2 positive। ये आपका चेंज है, यानी ओवरऑल रिएक्शन सिर्फ इतना हो रहा है। अब इस रिएक्शन में ये तो आपका हो गया टोटली आयनिक प्रोसेस, आयनिक रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जिसमें मैंने सिर्फ आयंस लिखे हैं, मैंने और कुछ भी नहीं लिखा। एक्चुअल में वो कहते हैं कि ऐसा हुआ है, Pb प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, वी गेट PbSO4 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और PbO2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, वी गेट PbSO4 प्लस 2H2 और यहां आ जाएगा 4H पॉजिटिव आइंस। बैलेंसिंग कुछ गड़बड़ है। PbSO4 वाटर
2H फर्स्ट। तो ये हमारे पास दो रिएक्शंस हो गई, वन इज एट एनोड एंड अनदर इज एट कैथोड। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास बन जाएगा Pb प्लस PbO2 प्लस 2 सल्फ्यूरिक एसिड, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ 2 PbSO4 प्लस 2 H2O। जैसे जैसे आपकी रिएक्शन आगे बढ़ेगी, लेड की ये रॉड पतली होती जाएगी, ये घुलती जाएगी और ये भी आपके पास पाउडर खत्म होता जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता जाएगा। तो आप कहोगे सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 इज कंज्यूम्ड, ये कंज्यूम हो रहा है, वाटर इज प्रोड्यूस्ड और पानी प्रोड्यूस हो रहा है। Therefore, density of sulfuric acid decreases। तो जैसे जैसे लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो काम करती है, वैसे वैसे सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन या हम कह सकते हैं उसकी जो डेंसिटी है वो धीरे 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 फॉल करती जाती है, डिक्रीज करती जाती है। तो सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी कम होती जा रही है, सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होता जा रहा है। तो आप ये कह सकते हो, आप इन सेल से ये समझ पा रहे हो कि जब आप सेल यूज करोगे तो बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगी, लेड की रॉड घुलती जाएगी, PbO2 का पाउडर खत्म होता जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होता जाएगा और बैटरी यूज होती जा रही है। इस पूरे प्रोसेस में हमें ये समझ आ रहा है, एक तो लेड जो है वो कैंसरस है, कार्सिनोजेनिक, सल्फ्यूरिक एसिड हाईली कोरोसिव, बहुत ही कोरोसिव है। सल्फ्यूरिक एसिड के वेपर्स, इट्स वेपर्स आर हार्मफुल। तो अल्टीमेटली ये सब कुछ हमारे लिए नुकसानदायक है। तो आपसे कहते हैं कि जब हम इन्वर्टर की या कार की बैटरीज यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम पोल्यूशन में सिर्फ गाड़ी चला के ही पोल्यूशन करते हैं। हम जो लेड स्टोरेज बैटरीज यूज कर रहे हैं गाड़ियों में, उसके लिए जो जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो वो सब पोल्यूशन कॉज करता है। और उस सारे मटेरियल से अल्टीमेटली हमें क्या नजर आ रहा है कि देयर इज एसिडिक वेपर्स ऑल अराउंड, चारों तरफ एसिड ही एसिड के वेपर्स हैं, कैंसरस है। यानी जो लोग बैटरीज बनाते हैं या बैटरीज का काम करते हैं उनके चारों तरफ एसिड के वेपर्स होते हैं, तो उनकी सांस की जो ट्रबल्स हैं वो बढ़ जाती है, यानी लंग्स को प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो ये हमारे पास था लेड स्टोरेज बैटरीज। बेटा लेड स्टोरेज बैटरीज में हमारे पास ये तो हो गया डिस्चार्ज ऑफ बैटरी, यानी जो हमने किया है अभी तक वो ये है कि जब बैटरी डिस्चार्ज होगी तो क्या होगा। तो जब मैं बोलूं डिस्चार्ज ऑफ बैटरी तो आपको एक ही रिएक्शन समझ आ रहा है कि डिस्चार्ज का मतलब है कि लेड और PbO2 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और हमारे पास बन रहा है 2 PbSO4 प्लस 2 H2O। इस डिस्चार्ज ऑफ बैटरी में, इस पे डिस्चार्ज हो रहा है, इसके साथ साथ हमारे पास क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमें करंट जरूर मिल जाएगा क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे थ्रू दैट वायर। ड्यूरिंग द प्रोसेस डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिक्रीजेस एंड when it becomes equal to or less than, आपके पास जब ये डेंसिटी कम हो जाती है इक्वल टू लेस देन 1.14, 1.139 कह सकते हो आप ग्राम पर मिलीलीटर, तब आप कहते हो रिचार्ज इज रिक्वायर्ड। तब इस बैटरी को आप कहते हो रिचार्ज की जरूरत पड़ेगी, यानी सेल काम करना बंद कर देगा, अब आपको रिचार्ज करना पड़ेगा।
तो आपने नोट किया होगा इन्वर्टर बैटरीज में एक इंडिकेटर लगा होता है, वो ट्यून 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 की आवाजें आना शुरू हो जाती है जैसे वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो आपसे कहते हैं कि लाइट चली गई है और बैटरी चल रही है, लेकिन एक टाइम के बाद जब इन्वर्टर की बैटरी आवाज करने लग जाती है, इसका मतलब वो आपसे बता रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड काफी कम हो गई है, अब सेल काम नहीं कर पा रहा है। तो आपसे कहेंगे रिचार्ज में क्या होता है। तो रिचार्ज ऑफ द बैटरी इज, आपने उसी रिएक्शन को जो ऊपर लिखा है उसको उल्टा लिख देना है, बस दैट्स ऑल। यानी आपने सेम रिएक्शन उल्टा लिखना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वी गेट Pb प्लस PbO2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और ये हो गया रिचार्ज ऑफ बैटरी। जब आप रिचार्ज कर रहे हो तब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ड्यूरिंग रिचार्ज इट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इस रिएक्शन का E0 सेल कितना हो जाएगा, दैट इज नेगेटिव, और डेल्टा G0 जो है वो हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन यहां पे ये डिस्चार्ज हो रहा था बैटरी का, जब आप डिस्चार्ज ऑफ बैटरी ले रहे हो तो E0 सेल क्या है, पॉजिटिव, और डेल्टा G0 इज नेगेटिव, राइट। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, यानी जब आप उस, जैसे लाइट चली गई, जैसे लाइट चली जाती है तो आपकी जो बैटरी है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाती है, और जैसे लाइट वापस आ जाती है तो आपकी बैटरी इलेक्ट्रोलिटिक बन जाती है। तो रिवर्सिबल होने का मतलब है फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों जा सकते हैं, इसलिए आप कहते हो दीज आर रिचार्जेबल बैटरीज। तो दिस इज अबाउट योर लेड स्टोरेज बैटरीज। लिमिटेशंस आपके पास है, इसीलिए इन बैटरीज को अपने कमरों में या अपने बेडरूम्स में नहीं लगाया जाता। रीजन इज, इनमें से हमेशा क्या निकलते रहते हैं, लेड के वेपर्स और सल्फ्यूरिक एसिड के वेपर्स, चाहे वो बहुत कम अमाउंट में होते हैं, बट अगर एक रूम में आप 24 घंटे में से 18 घंटे बैठ रहे हो और वहां पे वो लेड के वेपर्स हैं, तो ये कैंसर कॉजिंग है, कार्सिनोजेनिक है, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है अस्थमा कर सकता है, लंग्स की प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। दिस इज द रीजन जितनी भी इन्वर्टर बैटरीज हैं वो घर के बाहर, बरामदे में, वेड़े में या किसी कॉर्नर पे वहां लगाई जाती है जहां लोगों का आना जाना कम हो, राइट। समझ आया यहां तक? हाँ जी बेटा, लिख लिया सबने, इसे नोट करो जल्दी से, लेड स्टोरेज बैटरीज। तो वी आर फिनिश्ड विद द सेकंड सेल, लेड स्टोरेज बैटरीज। अब हमारे पास आ जाएगा निकल कैडमियम स्टोरेज वेल। Now nickel cadmium storage cells, ये भी सेकेंडरी सेल्स है। रिचार्जेबल, लाइटर इन वेट, हल्की होती है, पोर्टेबल सी है, थोड़ी सी बेटर, यानी लाइटर इन वेट देन लेड स्टोरेज। तो जो लेड स्टोरेज बैटरीज हैं उनसे थोड़ी हल्की हैं, यानी इनको कैरी करना, उठाना आसान होता है। तो निकल कैडमियम सेल जो है आप कहते हो लेड स्टोरेज बैटरी से थोड़ी हल्की है, पोर्टेबल सी नजर आती है, और हम ये कह सकते हैं थोड़ी एक्सपेंसिव जरूर होती है। लेड स्टोरेज बैटरी से थोड़ी महंगी है। कहाँ यूज करते हैं हम इनको? तो हमने इनको यूज किया है, यूज्ड इन कैलकुलेटर्स।
या फिर पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें भी हम इन बैटरीज को लगा सकते हैं। रिमोट्स में इनको यूज कर लेते हैं, जो चार्जेबल रिमोट्स होते हैं उनकी बात करेंगे हम। अब आपके पास निकल है, कैडमियम है, राइट? तो वो कहते हैं निकल डाइऑक्साइड यूज कर लो और कैडमियम मेटल यूज कर लो, और KOH इज द इलेक्ट्रोलाइट। तो आप कहोगे, मैं ऊपर कर देती हूँ इसको, कैडमियम को एनोड बनाएंगे हम, NiO2 को कैथोड। तो कैडमियम इज एनोड, दिस इज निकल डाइऑक्साइड एक्टिंग एज कैथोड, एंड इलेक्ट्रोलाइट इज KOH। कैडमियम की क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन, निकल की रिडक्शन, एंड द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। अब एट एनोड cadmium is converted to cadmium 2 positive. At cathode, nickel 4 positive with the gain of 2 electrons converted to nickel 2 positive. Add कर दो, cadmium plus nickel 2 4 positive give us cadmium 2 positive plus nickel 2 positive. तो ये हमारी हो गई ओवरऑल रिएक्शन, बट दिस प्रोसेस इज आयनिक, ये आयनिक रिएक्शन है। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखो जरा, कैडमियम प्लस NiO2, तो कैडमियम प्लस निकल डाइऑक्साइड प्लस water, we get formation of cadmium hydroxide plus nickel hydroxide. तो कैडमियम 0 से +2, निकल +4 से +2। तो आपके पास ये एक रिडॉक्स चेंज हो गया, जिसमें कैडमियम की ऑक्सीडेशन और निकल की क्या हो चुकी है? रिडक्शन। तो कैडमियम इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड निकल इज बीइंग रिड्यूस्ड, राइट? नेचुरली यहां पर वाटर क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है। तो वाटर इज कंज्यूम्ड, therefore density of electrolyte increases. तो आप कहोगे, जब आप डिस्चार्ज ऑफ बैटरी करोगे तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो सोल्यूशन है वो थिक होता जाएगा, क्योंकि पानी यूज होता जा रहा है। अब बताओ, रिचार्ज ऑफ द बैटरी क्या होगा? व्हाट विल बी द रिचार्ज ऑफ दिस बैटरी? यहां पे नेचुरल साथ में क्या बन रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस रिएक्शन में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बेटा रिचार्ज में क्या होगा? व्हाट विल बी द रिएक्शन इन केस ऑफ रिचार्ज? मैम रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा, यानी इस पूरी रिएक्शन को उल्टा कर दोगे तो यू विल राइट कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस निकल हाइड्रोक्साइड gives cadmium plus nickel dioxide plus 2H2, और यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी? कंज्यूम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो आप। तो रिचार्ज में रिवर्स ऑफ द रिएक्शन विल टेक प्लेस एंड करंट इज बीइंग यूज्ड। तो ये हमारे पास हो गया निकल कैडमियम सेल, अनदर लेड स्टोरेज और निकल कैडमियम दोनों ही क्या है? सेकेंडरी सेल्स।
तो निकल कैडमियम सेल कम पोल्यूशन कॉज करते हैं एज कंपेयर टू योर लेड स्टोरेज बैटरीज, इसीलिए इनकी कॉस्ट भी ज्यादा है, बेटर है, लेकिन स्टिल क्योंकि महंगे हैं इसलिए हम रूटीन में यूज नहीं करते, राइट। चलो ये दोनों सेल्स हमारे हो गए। अब हमें करना है प्राइमरी सेल्स। तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज प्राइमरी सेल्स। नोट कर लिया? Yes, ma'am. ओके, चलो देखो जी, प्राइमरी सेल्स, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक। अब प्राइमरी सेल्स से आप समझ हो गई कि ये यूज करके फेंकने पड़ते हैं क्योंकि ये रिचार्जेबल नहीं होते, नॉन रिचार्जेबल। हम इन्हें से रिचार्ज नहीं कर पाएंगे, यही इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप किसी चीज को रिचार्ज नहीं करोगे, यूज करने के बाद फेंक दोगे तो वो पोल्यूशन कॉज करेगा। प्राइमरी सेल्स, इसमें आपके पास पहला है ड्राई सेल्स। जब आप ड्राई सेल की बात करते हो तो आप एक ऐसे सेल को इमेजिन कर रहे हो जिसमें आपको इतना समझ आता है कि कुछ ऐसा, दिस टाइप ऑफ सेल, तो आप कहते हो दिस इज अ ड्राई सेल। एक तरफ से कर्वेचर सा होता है, दूसरी तरफ से नॉब सी होती है, इसके सेंटर में कार्बन रॉड होती है। There is a carbon rod in the center of this cell. यहां पे आपने एक पोरस सा कप रखा होता है, दिस इज अ पोरस केज इनसाइड इट। Here we have मैंगनीज डाइऑक्साइड पेस्ट। तो आपने यहां पे मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन पेस्ट की फॉर्म में रखा हुआ है। ये आपकी कार्बन की रॉड है, ये आपका जिंक का कंटेनर बना हुआ है, और ये जो मैंने गोल गोल से लगा दी ये अमोनियम क्लोराइड है आपके पास। दिस इज अमोनियम क्लोराइड आउट हियर। तो आप कहते थोड़ा बहुत अमोनियम क्लोराइड, और ऐसा आपका एक सेल डिजाइन है। यहां हमने कार्बन के साथ साथ जिंक क्लोराइड डालना है और अमोनियम क्लोराइड, मैंने बताया था अमोनियम क्लोराइड की पेस्ट डाल दी। ये सब पेस्ट की फॉर्म में ब्लैक ब्लैक सा, ग्रेइश ब्लैक सा लिक्विड। ठीक है, करें आगे। अब इस पूरे सिस्टम को हमने एक सेल का नाम दे दिया, दैट इज नेम्ड एज ड्राई सेल। बेटा अब यहां पे एनोड का काम करेगा जिंक कंटेनर। तो जिंक कंटेनर आपकी एनोड बनेगा। कैथोड आपके पास होगा कार्बन रॉड। ठीक है, एंड
इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय, जो इलेक्ट्रॉन है उनको गेन कौन करने वाला है? मैंगनीज डाइऑक्साइड। यानी कार्बन रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे और मैंगनीज डाइऑक्साइड उनको जाके गेन कर लेगा। ठीक है, प्रोसेस क्या है? वो कहते हैं जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, वहां पे जो अमोनियम पड़ा था उसने उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया। तो पहले जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और वो जो अमोनियम आइंस, जो चारों तरफ अमोनियम क्लोराइड की पेस्ट पड़ी है, उसने उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया। ठीक है, ये बन जाएगा अमोनिया प्लस हाइड्रोजन। आप हाइड्रोजन गैस को बाहर तो जाने नहीं दे सकते, ऐसे ही आपके पास जिंक क्लोराइड पड़ा हुआ है क्योंकि आपने अमोनिया बना दिया है और अमोनिया के साथ हाइड्रोजन गैस बन गई है। और साथ में आपको ये पता है कि जिंक जो है वो भी आयंस वहां प्रेजेंट है, यानी जिंक 2 पॉजिटिव। मैंगनीज डाइऑक्साइड का काम क्या है कि वो इस हाइड्रोजन को गेन कर लेती है। MnO2 इनडायरेक्टली उस हाइड्रोजन को गेन कर लेगा और हमें बना के दे देगा MnOOH। अब जरा देखो चेंज कहां पे हुआ। मैंने अभी कहा था ना मैंगनीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। चेक करो जरा, मैंगनीज ने गेन किए या किसी और ने? जिंक 0 से 2 पॉजिटिव, नाइट्रोजन -3, अभी भी -3, कुछ फर्क नहीं पड़ा। जिंक क्लोराइड अभी ऐसा सच पड़ा है, कोई चेंज नहीं हो रहा, वो अमोनियम क्लोराइड के साथ ही था। मैंगनीज +4 से कन्वर्ट हुआ +3 में, तो मैंगनीज ने उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्चुअल में क्या कर दिया? रिडक्शन हो गया। तो आप कहोगे मैंगनीज इज रिड्यूस्ड और जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दे तो हमारे पास ये बन जाएगा ऐसा, जिंक +2 अमोनियम प्लस मैंगनीज डाइऑक्साइड 2 times, we get zinc 2 positive +2 MnOOH +2 अमोनिया। तो आपको क्या, आपके पास जिंक की ऑक्सीडेशन हुई समझ आती है, अमोनियम अमोनिया में कन्वर्ट हो गया और मैंगनीज डाइऑक्साइड MnOOH बन गया। बेटा ये जो अमोनिया बना है ये जिंक क्लोराइड के साथ कंबाइन करेगा। जिंक क्लोराइड इस अमोनिया को ट्रैप कर लेता है एंड इट विल गिव अस अ न्यू कंपाउंड विच इज वेरी स्टेबल और अमोनिया बाहर नहीं निकल पाएगा। तो आप देखो सारी चीजें यूज होती जा रही है। पहले स्टेप में क्या हुआ? जिंक की ऑक्सीडेशन, फिर उसके बाद अमोनियम से अमोनिया बना, वो फिर मैंगनीज डाइऑक्साइड ने हाइड्रोजन को गेन कर लिया, अल्टीमेटली एक रिएक्शन कंडक्ट हो गया, जो अमोनिया बना उसको जिंक क्लोराइड ने ट्रैप कर लिया। ठीक है, अब अमोनियम क्लोराइड corrode the zinc कंटेनर। धीरे धीरे क्या होता है, आपका जिंक कंटेनर घुलना शुरू हो जाता है। लीकेज इन द सेल विल डेवलप। आपने नोट किया कभी सेल लीक करता हो देखे? सर्दियों में टॉर्च के अंदर सेल डाल दिए, फिर गर्मियों में भूल गए और फिर किसी एक दिन खोले। जब उसे खोला तो उसके अंदर ब्राउन ब्राउन सा लिक्विड जंग सा लगा हुआ, सेल गल चुके होते हैं। देखा है कभी? आपके टॉयज के साथ ऐसा होता था, अक्सर टॉयज में ऐसा हो जाता था कि आप सेल डाल के निकालना भूल गए और जब फिर आपने 2-3-4 महीने बाद खोला उस टॉय को, तो उस टॉय के अंदर वहां पे सेल लीक हो चुका होता था।
तो आप सबने वो देखा होगा, अक्सर जितने भी सेल वाली चीजें होती हैं उन सब में ऐसा होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जिंक कंटेनर खुलता जाता है अपने आप और सेल लीक कर जाते हैं, लीकेज हो जाती है, सेल खराब हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट भी खराब हो जाता है। ये वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम कहते हैं लिमिटेशंस क्या है, तो आप कहते हो लिमिटेशन ये है कि आपके पास एक तो सेल लीक हो जाता है, दूसरी लिमिटेशन हमारे पास ये निकलती है कि पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। पोटेंशियल ड्रॉप इज देयर। पोटेंशियल ड्रॉप क्या मतलब, जैसे आपने नया सेल लिया तो आपकी जो गाड़ी है, अगर नया सेल हो तो जो आपकी गाड़ी होती है या इंस्ट्रूमेंट होता है या टॉय होता है वो बहुत अच्छे से चलता है। फिर धीरे धीरे सेल वीक हो जाता है। जब सेल वीक हो जाता है तो जो आपकी गाड़ी या टॉय है उसका चलना क्या हो जाता है, धीरे धीरे बड़ी आवाज कर करके चलता है। घड़ी का सेल थोड़ा वीक हो जाए तो घड़ी धीरे चलना शुरू हो जाती है। आजकल बहुत अच्छी क्लॉक्स आने लग गई हैं, वॉल क्लॉक। पहले अक्सर क्या होता था, सेल वीक होता था तो गाड़ी का जो आपकी घड़ी है उसका टाइम पीछे हो जाता था, फिर आप सेल चेंज करते थे तो घड़ी बिल्कुल ठीक हो जाती थी। आजकल जो सेल आपके पास घड़ियां आती है उनकी मशीन ऐसी है कि अगर वोल्टेज कम हो जाए तो वो घड़ी बंद हो जाती है। नाउअडेज वी आर हैविंग एडवांस्ड वर्जन ऑफ वॉल क्लॉक, जिसमें क्लॉक जो है वो इतनी मैकेनिकल होने के साथ थोड़ी सी इंस्ट्रूमेंटली ऐसी डिजाइन की गई है कि अगर सेल वीक होगा तो वो क्लॉक काम करना बंद कर देती है। अदरवाइज क्या होता था कि क्लॉक धीरे धीरे स्लो हो जाती थी और उसमें टाइम पीछे हो जाता था। तो वहां उसे हम कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। जब कोई चीज पहले 1.5 वोल्ट दे रहा है, फिर 1.3 वोल्ट हो गया, 1.2 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, ऐसे वोल्टेज कम होती जाए तो हम कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। और ये कोई अच्छी बात नहीं होती, इससे इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनकी लाइफ खराब होती है, कम हो जाती है। तो ड्राई सेल की लिमिटेशंस है पोटेंशियल ड्रॉप एंड लीकेज। ये अक्सर लीक कर जाते हैं बड़े बड़े, दैट इज द प्रॉब्लम विद ड्राई सेल्स। बोलो जी यहां तक, एनी डाउट इफ यू हैव? समझ आ गया? हाँ जी बेटे बोलो, बोलो अच्छे मेहुल। हाँ बोलो। Okay. Now we are moving on to the last cells. Those are mercury cells. बेटा कनेक्ट करना पड़ेगा अभी। mercury cells last cells हैं, ये कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है? तो now we are left with mercury cells और बटन cells। छोटा सा टॉपिक है। mercury cells और बटन cells क्या है? उनमें नेचुरल नाम से समझ आ रहा है कि मर्करी यूज हो रहा है। तो now we are having mercury cells और बटन सेल्स। इसमें हमें कुछ ज्यादा याद नहीं करना। आप कहते हो यूज कहां होते हैं? यूज्ड इन रिस्ट वॉचेस। जनरली जहां पे आपने अक्सर इसे देखा है वो रिस्ट वॉचेस है, या फिर इन टॉयज, छोटे टॉयज में, लाइट्स में, उन सब में इसे यूज किया जाता है। बटन सेल्स की शक्ल से पता चल जाता है, बटन जैसे ही होते हैं। इन सेल्स में मर्करी को यूज किया जाता है, HgO एंड जिंक। तो जिंक आपका एनोड बनता है, HgO विल एक्ट एज कैथोड और KOH इज द इलेक्ट्रोलाइट। वो छोटा सा सेल जो आपने देखा भी है और आप उसे यूज कर चुके हो बहुत बार, उस सेल में क्या हो रहा था? इन दैट सेल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज जिंक प्लस HgO gives zinc oxide plus mercury. This is the reaction which is taking place over there. प्लस क्या बनेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपको इस सेल में जो रिएक्शन हो रहा है बहुत ही सिंपल है। ओवरऑल रिएक्शन ऐसा दिखता है, जिंक प्लस HgO, वी गेट जिंक ऑक्साइड प्लस मर्करी ओवर देयर।
अब यहां कोई इलेक्ट्रोलाइट यूज ही नहीं हो रहा, नो इलेक्ट्रोलाइट यूजेज। देखो सेल की रिएक्शन आपने लिख ली और कोई इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं हो रहा, देयरफॉर नो पोटेंशियल ड्रॉप। इन सेल्स में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। तो ये तो एक फायदा हो गया, लेकिन यहां पे एक लिमिटेशन हमें नजर आती है, एंड दैट लिमिटेशन इज कि मर्करी जो है वो कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है। अब मर्करी कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने रिस्ट वॉच पहनी और आपको कैंसर हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप रिस्ट वॉच को पहनते हो तब तो ठीक ठाक है, जब आप सेल चेंज करवाते हो तो आप नया सेल डलवाओगे, पुराना सेल वही दुकानदार के पास छोड़ाओगे। दुकानदार उस सेल को इकट्ठा करके बेचेगा नहीं, वो भी उसको डस्टबिन में डाल देगा, क्योंकि इतना सा तो सेल है छोटू सा, तो उसे रिसाइकिल करने के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। वो सेल जाएगा डंप यार्ड में, और डंप यार्ड में क्या होगा, ये मर्करी जो है धीरे धीरे बाहर वेपर्स की फॉर्म में आ जाएगा। और जब मर्करी वेपर्स की फॉर्म में हवा में है, तो हम जब सांस लेते हैं तो मर्करी के वेपर्स हमारी बॉडी में, पानी के अंदर, अंडरग्राउंड वाटर में, सब जगह चले जाएंगे। और अगर सब जगह मर्करी ऐड हो जाता है तो स्लोली एंड स्लोली ये इस लेवल पे आ जाएगा जिसपे मर्करी हमें कैंसर कॉज करने लगेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी तक हम उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाद ये कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है। तो मर्करी वेपर्स आर हार्मफुल, कार्सिनोजेनिक, मर्करी पानी में चला जाए तो हार्मफुल। तो अल्टीमेटली ये बहुत पॉल्यूशन कॉजिंग सेल्स हैं। बहुत सारी कंट्रीज में मर्करी सेल्स बैन हो चुके हैं, एक्सेप्ट हमारी कुछ कंट्रीज में नहीं है तो नहीं, राइट। तो ये हमारे पास था मर्करी सेल्स। मर्करी सेल्स में आपको एक पूरी ये रिएक्शन, नो पोटेंशियल ड्रॉप और एक लिमिटेशन, ये याद रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो विद दिस वी आर फिनिश्ड विद योर कमर्शियल सेल्स एंड देयर केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम आज इतना ही करेंगे। ठीक है, समझ आ गया सबको, यहां तक नोट कर लिया? यस मैम। चल, तो आज आपके सारे बैटरीज खत्म हो गई टॉपिक में से, तो ये सारे एक बार पढ़ लेना बेटा, इनकी रिएक्शन जरूर लिख लिख के याद कर लेना, दोज आर इम्पोर्टेंट। हर सेल की एक बेसिक रिएक्शन याद रखनी है, जैसे लेड स्टोरेज की एक रिएक्शन है, निकल कैडमियम, मर्करी सेल्स, ड्राई सेल एंड फ्यूल सेल। तो 5 रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, सो दैट जब भी क्वेश्चन आए तो आप रिएक्शन लिख के आंसर दो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।